तृतीय वर्ष कला के विद्यार्थियों के लिए भारत का भूगोल पत्र के अंतर्गत आज हम बागाती कृषि के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो विद्यार्थियों, ये जो बागाती कृषि है ये दूसरी तरह की कृषि से अलग है। आप जानते हैं कि सामान्यतः जो हम कृषि के बारे में हमारे दिमाग में जो छवि है वो अलग प्रकार की है और इसके बारे में हमें जानकारी कम होती है क्योंकि हमारे आसपास के इलाकों में ये नहीं है, अमूमन ये नहीं मिलती हमें। कारण ये है कि ये विशेष प्रकार की कृषि है, तो विशेष प्रकार की कृषि होने के चलते बहुधा ये ऐसे इलाकों में मिलती है। हम क्योंकि रेतीले क्षेत्र के लोग हैं तो हमारे आसपास के इलाके में ये बहुत ही कम या फिर ना के बराबर मिलती है। अब सबसे पहले जाने इसका महत्व क्या है। तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था में इन फसलों का बहुत ज़्यादा महत्व हो गया है। हालांकि बहुत कम क्षेत्रफल में ये खेती की जाती है, लेकिन भारत के निर्यात में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। आप जानते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है और सबसे बड़ा निर्यातक भी है। सबसे ज़्यादा उत्पादन यहाँ पर होता है। और हमारे यहाँ जो काफ़ी का जो उत्पादन है वो भारत की गुजारा चलाने के लिए, काम चलाने के लिए काफ़ी है, बल्कि हम कुछ उत्पादन को बाहर के देशों में भेज भी देते हैं, निर्यात भी कर देते हैं। इसका मतलब भारत लगभग स्वावलंबी तो है ही इस मामले में। हमारा देश बहुत ज़्यादा इन बागाती कृषि में उत्पादों को पैदा करता है, उसका उपभोग भी करता है और निर्यात भी बड़ी मात्रा में कर देता है। इसमें कौन सी चीज़ आती है? तो आते हैं मसाले। 30,000 बागात हैं हमारे देश में। ये आंकड़े कुछ पुराने आपको लग सकते हैं क्योंकि ये 80s और 90s के समय के। आज के समय में अगर हम देखें तो 80,000 से भी ज़्यादा बागात हमारे यहाँ पर हो गए। ज़्यादातर ये जो बागात हैं ये कहवा, चाय और रबर इसके लिए बनाए गए हैं और ये लगभग 3 लाख से ज़्यादा लोग इससे जुड़े हुए हैं। अब इसकी बारे में ज़्यादा जानने के लिए सबसे पहले हम चाय से शुरुआत करते हैं। तो भारत में इसका वाणिज्यिक जो पैदावार शुरू हुई है वो 1840 की एक सरकारी नीति थी, उसके अंतर्गत हुई। उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिक, वे गवर्नर जनरल थे भारत के, उन्होंने इसकी शुरुआत की। उन्होंने एक समिति बनाई और फिर उन्होंने चीन से इसके बीज मंगवा लिए। और ब्रह्मपुत्र की घाटी में इसके लिए नर्सरियां तैयार की। दार्जिलिंग, नीलगिरी के क्षेत्र में भी ऐसा किया गया। और ये जो इलाके हैं ये भारत के लगभग सारे उत्पादन के लिए
जाने जाते हैं। और वर्तमान में देखें तो भारत सबसे बड़ा उत्पादक है चाय का और निर्यातक भी है। दुनिया का 51% जो निर्यात है उसमें भारत का है हिस्सा है। अब जो चाय उत्पादन, जो कुल एक्सपोर्ट जो हम करते हैं, कुल निर्यात जो करते हैं हम विदेशी मुद्रा के लिए, उसमें 6% हिस्सा केवल और केवल चाय का है। और ये 500 करोड़ रुपए से कम का नहीं है। देश में 7,000 से ज़्यादा टी एस्टेट्स हैं और इसमें करीब 8 लाख से ज़्यादा लोगों को रोज़गार भी मिला हुआ है। आप जानते हैं कि ये चाय को पैदा करने के लिए कौन सी परिस्थितियां चाहिए, कौन सी दशाएं चाहिए। तो ऐसा माना जाता है कि भाई ये जो चाय का पौधा है ये चीन के दक्षिणी चीन में यूनान पठार है, वहाँ का ये पौधा है। और पूर्वांचल की जो पहाड़ियाँ हैं उनका, ये वैसे तो सभी उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय पहाड़ी की ढलानों पर इसको लगाया जा सकता है। वार्षिक जो वर्षा है वो इसको ज़्यादा चाहिए, यानी कि 150 से 250 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होनी चाहिए। और पूरे साल समान रूप से हो वर्षा, ऐसा होना चाहिए। तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम। और अगर सूखे बीच में समय आ जाए तो इससे फसल को बहुत नुकसान होता है। यानी बहुत ज़्यादा ठंड, 10 डिग्री सेल्सियस से कम का मतलब है कि ठंड को ये पौधा बर्दाश्त नहीं करता। और बहुत वेल ड्रेन्ड जिसको कहते हैं, अपवाहित प्रकार की ये मिट्टी इसको चाहिए, बहुत गहरी और लोम जिसको कहते हैं। और फॉरेस्ट लैंड जो है, यानी कि वन भूमि जो है, उसमें जीवांश बहुत ज़्यादा होना चाहिए। जीवांश हो तो अच्छा रहता है। भारत में जो चाय उत्पादन करने वाले जो क्षेत्र हैं उसमें चूने की कमी है और थोड़े एसिडिक भी हैं। और ऐसा भी ज़रूरी है कि इसकी जो सबसोइल है, जो मृदा के नीचे की जो परत है, वो बहुत हार्ड और नहीं होनी चाहिए। इसमें नाइट्रोजन और फर्टिलाइज़र का ज़्यादा खुराक दे करके ज़मीन को उसके लिए तैयार रखा जाता है। अब इसकी खेती कैसे की जाती है, तो इसमें पहाड़ी को साफ़ करके उसकी जो ढलानें, वो यानी कि पेड़ की छाँव में पहले से छाँव रखी जाती है। और ये विंड बैरियर जिसको कहते हैं, वायु का बाधक बनता है ये इस प्रकार से। और ये इसको बीज से वैसे प्राप्त करते हैं और इसके बाद इसकी रोपण किया जाता है। जो छोटे छोटे पौधे हो जाते हैं उसका रोपण कर दिया जाता है। तो ये जो गार्डन, जो बगीचे, जो बागात जो इसके बनते हैं वे परमानेंट होते हैं, यानी स्थायी रूप से वहीं पर रहते हैं। और खरपतवार को साफ़ कर दिया जाता है और अच्छे तरीके से इनकी रोपाई करके, इसके बाद इसकी जो प्रकार हैं और उत्पादकता देखें तो एक तो है चीनी प्रकार, एक है असमी प्रकार। चीनी असमी, ये बोहिया और असमी का कहते हैं। बोहिया प्रकार का जो पौधा है वो लंबा होता है और 1500 मीटर की ऊंचाई के से ज़्यादा के इलाकों में मिलता है। और जो असमिया वो बोने प्रकार का है और पत्तियां इसकी सघन प्रकार की हैं। ये 2400 मीटर की ऊंचाई पर इसको लगाया जाता है, यानी कि ज़्यादा हाइट पर ये मिलता है। तो हमारे यहाँ दार्जिलिंग का जो क्षेत्र है वो ऊंचाई पर ही है। अब इसकी जो उत्पादकता है हमारे देश में वो करीब
2400 किलोग्राम यानी कि 24 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के ये औसत माना गया है। और ये ज़्यादा है श्रीलंका और इंडोनेशिया में जो पैदावार होती है उससे कहीं ज़्यादा है। और ये भी दोनों श्रीलंका और इंडोनेशिया जो प्रमुख देश हैं चाय के उत्पादन करने वाले। राज्य के स्तर पर देखें तो तमिलनाडु इसकी सबसे ज़्यादा उत्पादकता है, फिर आता है कर्नाटक, फिर आता है असम, फिर पश्चिम बंगाल और फिर केरल। और अगर देखें त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और बिहार को तो यहाँ सबसे कम उत्पादकता हमें मिलती है। अब आती है इसके गुणवत्ता पर। तो अच्छी क्वालिटी की, अच्छी गुणवत्ता की चाय कहाँ पर मिलेगी, तो वो सब मिट्टी पर निर्भर करता है और कितनी ऊंचाई पर इसको उगाया गया है। ज़्यादा ऊंचाई पर उगाई जाने वाली चाय अच्छा स्वाद देती है, अच्छी खुशबू देती है। और आपने इसकी खेती बाड़ी किस तरीके से की है उससे भी इसकी गुणवत्ता प्रभावित होती है। और एक बार जब ये झाड़ी लगा ली जाती है तो 40-50 सालों तक ये हमें चाय देती रहती है, चाय की पत्तियाँ देती रहती है। बाद में इसकी जो उत्पादकता वो घटती चली जाएगी। तो 40-50 साल बहुत होते हैं। अब देखिए इसको तोड़ना और उसकी जो प्रक्रिया क्या है, प्रसंस्करण कैसे करते हैं। बहुत ही ध्यान से इसकी चाय की पत्तियाँ तोड़ी जाती हैं और सिर्फ पत्तियों को ही तोड़ना होता है। असम और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा में अप्रैल से लेकर दिसंबर तक इसकी पत्तियाँ तोड़ी जाती हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग इसके लिए समय है। भारत में जो चाय है वो ज़्यादातर काले रूप में, यानी काला जो उसका रूप है उसी प्रकार में इसकी प्रसंस्करण किया जाता है और सुखाया जाता है, उसकी श्रेणीबद्ध उसको किया जाता है इस प्रकार से। तो काले रूप में वो आ जाती है, जो हम चाय की पत्ती को हम जो देखते हैं वो। तो मशीनें इसके लिए उसको ताप दिया जाता है और ताप देने के बाद वो काले रूप में पत्तियां धारण कर लेती हैं। जो चाय पत्ती हम घरों में भी इस्तेमाल करते हैं उसको हम ध्यान से देख सकते हैं कि उसी प्रकार का रूप कैसे मिलता होगा उसको। अब इसका क्षेत्रफल और उसका उत्पादन अगर देखें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो चाय के अंतर्गत क्षेत्रफल आता है वो भारत में ही है और हाल के वर्षों में तो ये बढ़ता भी गया है। जो 75% जो उत्पादन है चाय का हमारे यहाँ पर वो असम और बंगाल में होता है और बाकी तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, त्रिपुरा, हिमाचल और बिहार में ये सब इसका उत्पादन किया जाता है। असम में देखें तो ये सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है हमारा। ये आधे से ज़्यादा उत्पादन यहीं से आता है। और अगर इलाके को देखें तो लखीमपुर आता है, इसमें शिव सागर आता है, दरांग आता है। ये जो ज़िले हैं ये ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी के ज़िले हैं। नौगांव, कामरूप और गोलपाड़ा ये ज़िले निचली ब्रह्मपुत्र घाटी के हैं। ये भी चाय के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। सूरमा घाटी सिलचर ज़िले में है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। चाय के उत्पादन की दृष्टि से देखें तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। असम की अर्थव्यवस्था में चाय का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। दूसरा राज्य आता है पश्चिम बंगाल। ये दूसरा बड़ा उत्पादक है चाय का। असम के तुरंत बाद लगभग 1/4 चाय यहाँ पर पैदा की जाती है। तो इसके स्थान और ज़िले देखें तो दार्जिलिंग, कूच बिहार, जलपाईगुड़ी ये सारे उत्पादन ही लगभग दे देते हैं पश्चिम बंगाल का। तो और मेची नदी के से लेकर के और रैडक नदी तक ये फैले हुए हैं इसके जो बागात हैं। दुआर कहते हैं इसको। दुआर के क्षेत्र में ये चाय की खेती होती है इस प्रकार से बागाती। दार्जिलिंग में जो चाय के बाग हैं वे 1800 मीटर की ऊंचाई पर हमें मिलते हैं।
तीसरे नंबर पर आता है तमिलनाडु। यहाँ पर 10% से ज़्यादा उत्पादन चाय का होता है। ये भी पहाड़ की ढलानों पर, नीलगिरी जिला है मुख्य तो इसका, जहाँ पर इसकी खेती की जाती है। अभी अन्नामलाई ये पहाड़ियाँ हैं, ये इस राज्य का देखें तमिलनाडु को तो 1/3 उत्पादन देती हैं। और नीलगिरी वायनाड एस्टेट्स ये बहुत अच्छी चाय पैदा करता है। इसकी बाहर के देशों में, यूरोप में और रूस में बहुत ज़्यादा मांग है। नीलगिरी वायनाड जो एस्टेट है उसकी चाय का। अगला राज्य आता है केरल, और केरल भी महत्वपूर्ण है। यहाँ भी 10% के करीब उत्पादन यहाँ पर होता है। और केंद्रीय जो त्रावणकोर है और कानन देवांश ये भी काफ़ी ज़्यादा उत्पादन, वायनाड में भी बहुत ज़्यादा उत्पादन चाय का किया जाता है। दूसरी जगह पर देखें तो मैसूर है, कुर्ग जिला है कर्नाटक का, कांगड़ा जिला और मंडी जिला है हिमाचल प्रदेश का, और देहरादून उत्तराखंड में, और रांची जिला जो है वो बिहार में। इसके अलावा त्रिपुरा में भी चाय पैदा की जाती है। अब अगर देखें उपभोग को, तो उपभोग में भारत में जैसे चाय सबसे ज़्यादा पैदा की जाती है, तो उसी क्रम में पी भी बहुत ज़्यादा जाती है। जी हाँ, यानी पीने का चलन भी यहाँ पर चाय का काफ़ी ज़्यादा है, खपत बहुत ज़्यादा है। और बाकी तो यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन सबको ये उत्पादन जो खपत है वो इन हमारे से ज़्यादा है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा खपत हमारे देश में होती है। काफ़ी बड़ी मात्रा में हम इसको बाहर भी भेज देते हैं। जैसे एक समय में तो 1/3 जो चाय के लिए हमारा देश ही जाना जाता था कि पूरे विश्व के बाज़ार में इतनी चाय भेजी जाती है। तो ये 80 देशों को लगभग हमारा देश चाय निर्यात करता है, जिसमें ब्रिटेन हो गया, रूस, यूनाइटेड अरब रिपब्लिक, सूडान, अफ़गानिस्तान, अमेरिका, ये बहुत ज़्यादा चाय हमारे देश से मंगवाते हैं। और चाय की जो व्यापारिक कॉरपोरेशन बना हुआ है, उनका जो हेडक्वार्टर है वो कलकत्ते में है, और भारत सरकार ने उनका कार्यालय वहाँ पर हेडक्वार्टर जो है बनाया है, जिससे कि चाय के मार्केटिंग हो सके और उसके निर्यात के लिए भी प्रयास हों। इसमें चाय को पैकेट में बंद करना, उसकी ब्लेंडिंग करना यानी मिलाना, उसको मिश्रण करना, और हरी पत्ती के रूप में उसको और इंस्टेंट के रूप में तैयार करना, ये सारे काम कलकत्ता के स्तर पर होते हैं। वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर भी बनाया गया है। इसी क्रम में दूसरा जो पेय पदार्थ ही है बागाती कृषि में, तो वो कॉफ़ी है, यानी कहवा। ये कहवा बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पर चलन में तो नहीं है, और पैदा भी बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ नहीं होता है कहवा, लेकिन फिर भी इसके बारे में जानना ज़रूरी है। ये कहवा का जो पौधा था, हमारे देश में एक मुस्लिम फ़कीर आए थे, बाबा बूदन साहिब, और वे उसको लेकर के आए। 17वीं शताब्दी की ये बात है। ये अरब देश से लेकर के आए थे बाबा बूदन साहिब। और जो पहले जो पौधे थे, उन्होंने बाबा बूदन की पहाड़ियाँ आजकल कहते हैं उसको, कर्नाटक में है, तो वहाँ इसको उगाया गया सबसे पहले। और धीरे धीरे ये बहुत ज़्यादा इलाका तो इसके अंडर में नहीं गया, लेकिन फिर भी इसका विस्तार हमारे यहाँ पर हुआ। ये 19वीं सदी में देखें तो ये कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तक पहुँच गया। दक्षिण के राज्यों में कहवा की जो लोकप्रियता बहुत ज़्यादा है, और अगर निर्यात के मामले में देखें तो भी कहवा हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण होता जा रहा है। अब ये पैदा कहाँ पर होता है, तो इसके लिए बरसात चाहिए काफ़ी ज़्यादा, 150 से 200 सेंटीमीटर की बरसात हो, गर्म इलाका होना चाहिए, उष्ण क्षेत्र, और आर्द्र भी, 15 डिग्री से 30 डिग्री तक का तापमान, और पाला नहीं पड़ना चाहिए।
तापमान तो ऊंचे हों लेकिन छाया होनी चाहिए, और जब पक रहा हो इसका फल तो मौसम सूखा होना चाहिए, यानी बारिश उस समय नहीं होनी चाहिए। ये दिसंबर जनवरी की बात है जहाँ पर जब ये काम होता है। पहाड़ की ढलानों पर 800 से लेकर 1600 मीटर की ऊंचाई पर बहुत ही अपवाही किए हुए जो लोमी मिट्टी है उस पर इसको उगाया जाता है। अब इसकी देखें पैदावार तो दो तरह की होती है हमारे यहाँ पर, जो अरेबिका है, एक रोबस्टा है। अरेबिका हमारे यहाँ ज़्यादा चलती है, 55 से 60% जो है वो अरेबिका की ही पैदावार है, और इसकी थोड़ी पैदावार भी इसकी ज़्यादा होती है। तो अब हेक्टेयर यील्ड जो अगर देखें, इसकी पैदावार देखें तो ये 600 से 700 किलोग्राम इतनी पैदावार इसकी होती है। रोबस्टा जो प्रकार है इसका, वो निचली जो ढलानें हैं उन पर इसको उगाया जाता है। हालांकि ये इससे अच्छी नहीं है, इससे थोड़ी घटिया मानी जाती है अरेबिका से, क्योंकि इसमें जो टेस्ट यानी स्वाद है जो वो ज़्यादा है, और कुछ इलाकों के अंदर इसको भी। अब इसका तोड़ना, जैसे उसमें चाय में पत्ती को तोड़ना था, इसमें भी जो इसके फल जो होते हैं उसको तोड़ना और उसके बाद उसका प्रसंस्करण करना। तो एक बार अगर कॉफ़ी का पौधा लगा दिया, 50 साल तक के लिए आप फ्री हो जाते हैं, उसके बाद वो फल देगा 50 साल तक। और पकने में जो इसकी जो बेरी कहते हैं, उसको बेर जैसे फल होते हैं, 8 से 9 महीने लगते हैं। अक्टूबर से दिसंबर के बीच में अरेबिका जो प्रकार है वो तैयार हो जाता है तोड़ने के लिए। अब दो तरीके से इसकी जो ये फल है, कॉफ़ी का फल, कहवा का फल, उसको तैयार किया जाता है। एक तो है शुष्क तरीका, एक है नम तरीका। तो हालांकि आजकल ज़्यादातर मशीनों के माध्यम से सारा काम हो रहा है। फर्मेंटेशन होता है, उसको धुलाई होती है उसकी, उसको सुखाना होता है, छीलना होता है। तो मेहनत मशक्क़त का काम, आजकल मशीनरी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल इसमें हो रहा है। बहुत बड़े बड़े बागात इसके बने हुए हैं, और इस प्रकार से ये फल तोड़ करके हमारे देश में इसकी खपत अब धीरे धीरे बढ़ रही है। लेकिन मुख्यतः तो यहाँ चाय का ही होता है, क्योंकि थोड़ा कॉस्ट फैक्टर भी इसमें आ जाता है। क्षेत्र के रूप में देखें तो देखिए ज़्यादा राज्यों में ये नहीं है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में ही है। कर्नाटक इसका सबसे बड़ा योगदान देता है। 2/3 जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो इसके अंदर ही आता है। तो इसमें देखिए ज़िले तो चिकमगलूर, कुर्ग, हसन, मैसूर और शिमोगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये कहवा पैदा करने वाले ज़िले हैं ये सारे, और हमारे देश का भी 60% से ज़्यादा उत्पादन ये कहवा का देते हैं। चिकमगलूर और कुर्ग तो बहुत प्रसिद्ध है। इसके बाद तमिलनाडु में देखें तो नीलगिरी का जो ज़िला है, मदुरई, सलेम, कोयम्बटूर, ये भी बहुत ज़्यादा उत्पादन इस मामले में हमें देते हैं। केरल में देखें तो कोझिकोड, कनानौर एंड पालघाट, इन सब ज़िलों में ये पैदा होती है। हमारे यहाँ उत्पादन भी इसका कम होता है, खपत भी उसी हिसाब से कम होती है। आधी के करीब तो हमारे देश में खपत इसकी होती है जो हम पैदा करते हैं। एक कॉफ़ी बोर्ड के नाम से भी एक संस्था सरकार ने बना रखी है, वो जो लगातार प्रयास करती है कि इसमें किस प्रकार से सुधार हो, इसका उपभोग देश में कैसे बढ़े, ज़्यादा पैदावार कैसे हो, इसके भी प्रयास करती है। हमारे देश से जो कहवा बाहर भेजा जाता है वो पूरी दुनिया में देखें तो सिर्फ 1% ही बनता है वैसे, कि बहुत ज़्यादा नहीं होता, हमारे पैदा ही कम होता है। तो उस हिसाब से देखें तो कम ही इसका निर्यात भी उसी तरीके से कम हो पाता है। तो ज़्यादातर पश्चिमी यूरोप के देशों को हम लोग अपना कहवा भेज देते हैं। पहले किसी समय में हम लोग ये जो पूर्वी यूरोप के देश हैं उनको भेजा करते थे।